नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग हिंदी का उत्सव मनाते हैं। ऐसे समय पर जिस दिन हिंदी का उत्सव मनाया जा रहा हो, साहित्य तक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक राजेश बादल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि शब्द सितारे, यह पुस्तक है राजेश बादल जी की। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के उन महान लेखकों, चिंतकों, संपादकों, साहित्यकारों और कथाकारों के बारे में है, जिन्होंने अपनी रचनाओं से न केवल अपने समय का संघर्ष दर्ज किया, बल्कि अपने समाज की जीवंतता को, अपने समाज की पीड़ा को, उसके दुख दर्द को सामने रखा। राजेश बादल जी ने इस पुस्तक को इसलिए लिखा क्योंकि उनको ये लगता रहा कि रचनाकारों की रचना को तो बहुत पढ़ा जाता है, उनके जीवन को भी पढ़ा जाना चाहिए। यानी हमने, आपने हिंदी की जिस दुनिया से हम दो चार हुए, उस दुनिया के लेखकों का जीवन कैसा था, यह पुस्तक उसके बारे में है और उनके बारे में बताती है। इसके अलावा देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है। अभी अमृत महोत्सव जो सरकारी आयोजन था, या जश्न आज़ादी के 75 सालों का उत्सव हम मना कर अभी गुजरे दिनों की बात है। 15 अगस्त की यादें आप लोगों के दिमाग में अभी भी होंगी। ऐसे समय में आपने उन लेखकों को भी दर्ज किया है जिन्होंने अपनी कलम से बरतानिया हुकूमत को प्रभावित किया। मैं सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम लोग उसी की रोजी रोटी खाते रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग तो हमेशा ही हिंदी दिवस पर ही नहीं, सारे साल हम लोग हिंदी को महसूस करते हैं अपने भीतर। लेकिन मैं ये, क्योंकि आज की जिस पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है, आपने ऐसे दौर में मैथिली शरण गुप्त जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, वृंदावन लाल वर्मा जी, दुष्यंत कुमार जी, राजेंद्र माथुर जी, फणीश्वरनाथ रेणु जी, रामधारी सिंह दिनकर जी और अमृता प्रीतम और खुशवंत सिंह जी भले ही पंजाबी या अंग्रेजी में लिखते रहे हों, लेकिन वह हमारे हिंदी के अपने हैं। हिंदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह जिस भी भाषा को बहुत तेजी से स्वीकारती है। सबसे पहले मैं इन लोगों पर, और खास ही साथ ही आपने फादर कामिल बुल्के जी को भी इसमें शामिल किया है, जो उस दृष्टि को बताता है कि हमारी भाषा जितनी प्रखर है, जितनी विराट है, आपकी सोच भी उतनी ही विराट और प्रखर थी। तो मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको, इस पुस्तक के लिए भी बधाई दूंगा इस दिवस पर, और अपने दर्शकों को कहूँगा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आप एक ऐसे पुस्तक के लेखक से मिल रहे हैं जिन्होंने न केवल पूरा जीवन हिंदी के लिए लगाया, हिंदी को बढ़ाने में लगाया, बल्कि आधुनिक मीडिया का जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं, उसके भी मार्गदर्शिता के रूप में आपने शुरुआत की थी। तो मैं इन लोगों पर बात करने से और इस पुस्तक पर बात करने से पहले मैं आपकी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस रूप से आप मीडिया जगत में आए, और जो शुरुआती दौर जिसको आप लोगों ने देखा और जिससे हमारी हिंदी, क्योंकि इस पुस्तक में आपने एक समूचा कालखंड में कहूँ कि जिन लोगों के बारे में आपने लिखा है, लगभग 150 सालों पर आपकी दृष्टि है। आपने जहाँ से शुरू किया है, और जब हम लोग बात कर रहे हैं 2022 में, तो पूरी एक तरह से हिंदी की विकास यात्रा की भी बात हो जाएगी। तो मेरे सवाल 2 हिस्सों में जुड़े हैं। पहला हिस्सा है कि मैं आपकी जो जीवन यात्रा है, मीडिया की यात्रा, आपके जन्म के साथ हिंदी से आपके लगाव की यात्रा, और इस पुस्तक तक आने की यात्रा। धन्यवाद। देखिए, जो मेरी अपनी यात्रा का जो सवाल है, मेरा जन्म
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के में आधे आधे टुकड़ों में जो बटा हुआ एक इलाका है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का एक बहुत पिछड़ा ज़िला उस वक्त होता था, अब तो यूनिवर्सिटी वहाँ बन गई है, छतरपुर एक जगह है, वहाँ हुआ था। लेकिन मेरा बचपन और बचपन के कई बरस आदिवासी गांवों में बीते, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे और हिंदी के बड़े प्रेमी थे, तो उनके तबादले होते रहते थे। तो उस आज से सोचिए कि आज से करीब करीब 63-64 साल पहले का जो हिंदुस्तान था, तो एकदम आदिवासी, ठेठ आदिवासी गांव में मेरी परवरिश हुई, पढ़ाई हुई। कई कई किलोमीटर, 9th क्लास तक हम लोग 10 किलोमीटर पैदल जाते थे जी। और 10 किलोमीटर पैदल आते थे। बिजली हमने देखी नहीं थी घर में, नल वल तो होने का कोई सवाल ही नहीं था, कुओं पर जाते थे या तालाब में जाते थे। लेकिन पढ़ने लिखने का वातावरण घर में खूब था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिताजी शिक्षक थे, तो वो चुनिंदा अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें लाया करते थे। 10वीं कक्षा आने तक तो हमने प्रेमचंद पढ़ लिया था, मैथिली शरण गुप्त पढ़ लिया था, वृंदावन लाल वर्मा पढ़ लिया था, भगवती चरण वर्मा पढ़ लिया था, महादेवी को पढ़ लिया था, निराला को पढ़, तो काफ़ी पढ़ लिया था। और मेरे दादाजी, मेरे परिवार में भी लेखन एक परंपरा के तौर पे रहा है। तो मेरे दादाजी के बड़े भाई वो भी अच्छे लेखक थे, हिंदी और संस्कृत में उन्होंने शोध किया था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि घर के भीतर पढ़ने लिखने के संस्कार मिले। मैं तो देखिए फ़ौज में जाना चाहता था और मेरा फ़ौज में चुनाव भी काफ़ी हद तक हो चुका था, क्योंकि एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट था मैंने पास किया था। लेकिन मेरा मानना ये है कि कई बार आपकी नियति आपकी पटकथा अपने ढंग से लिखती है जी। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं फ़ौज में जाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ ऐसे हालात बदलते गए कि मैं रेडियो में चला गया। कई साल तक उद्घोषक और कार्यक्रम तैयार करने वाला पेशेवर था। फिर 1 साल कॉलेज में भी पढ़ाया, प्राध्यापक था प्राचीन भारतीय इतिहास का, और लेकिन पत्रकारिता साथ साथ होती रही। तो आप ये कह सकते हैं मुझे, लेकिन इस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि मैं जो चाहता था वो बन नहीं पाया, क्योंकि मेरी नियति ने शायद मेरी झोली में उससे ज़्यादा भर दिया था जितना मैं चाहता था। तो मैंने दूसरी चीज़ ये कि मैंने पत्रकारिता को पांडे जी कभी भी प्रोफेशन नहीं माना जी। आज 46वां साल चल रहा है पत्रकारिता का, और मैं पूरी तरह से एंजॉय करता हूँ। टेलीविज़न भी कर रहा हूँ, किताबें भी लिख रहा हूँ, रेडियो भी कर रहा हूँ, प्रिंट में भी लिख रहा हूँ। अभी कुछ और किताबें आ रही हैं लगातार, कई अखबारों में कॉलम लिखता हूँ। तो मैं इसको जी रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में पत्रकारिता एक जीवन शैली है। और मुझे आप कह सकते हैं कि 3 लोगों ने मेरे पत्रकारिता के जीवन पे काफ़ी असर डाला। पहले जो मुझे ले गए पत्रकारिता में वो थे काकोरी केस, आपने सुना होगा, जी। ट्रेन लूटने वाला, उसके एक क्रांतिकारियों में शामिल थे, जो किसी वजह से उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि बम बनाया था और उसकी प्रैक्टिस करते समय उनका एक हाथ उड़ गया था। रामसेवक रावत उनका नाम था, वो दैनिक जागरण में संपादक थे। तो वो मुझे ले गए, लेकिन उसके बाद से मुझे तराशा या परवरिश मेरी की राजेंद्र माथुर जी ने। फिर उन्होंने मुझे पूर्णकालिक तौर पे पत्रकारिता से जोड़ा, और उन्हीं दिनों में मैं एसपी सिंह के संपर्क में आया। ये करीब 41 साल पहले की बात है, और उन दोनों महानुभावों के संपर्क में मैं लगातार उनके अंतिम समय तक मैं साथ रहा। तो ये मेरा एक संक्षिप्त सा। मैं यहीं से, चूँकि हम लोग हिंदी दिवस के दिन बात कर रहे हैं और एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य को उज्जवल बनाने वाले लोगों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिनसे हमारा आज का हिंदी साहित्य बना है। आपने बहुत सारा एक लंबा दौर देखा है, राजेंद्र माथुर जी से लेके, एसपी सिंह जी से लेके, और आज आप खुद सोशल मीडिया का प्रभाव देख रहे हैं। हम लोग जिस माध्यम पे बात कर रहे हैं वह भी सोशल मीडिया का एक हिस्सा है। भाषा का जो बदलाव है और हिंदी का जो बदलाव है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँ। एक थोड़ा सा मन में एक दुख भी होता है। आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, उस बदलाव की वैसे तो 2 धाराएं हैं जी। एक धारा वो है कि जब 35 करोड़ की आबादी, जब देश आज़ाद हुआ तो 35 करोड़ लोग
जनसंख्या थी, हिंदी जानने वाले करीब करीब 10-12 करोड़ थे। जी किताबें नहीं थी उतनी, अखबार नहीं थे उतने, पाठक कम थे, उन्नत किस्म का साहित्य कम लिखा जाता था। लेकिन उस दौर में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार भी जी, मिलता है। उस दौर में हिंदुस्तान के रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक पर नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। जी, ठीक है, वो अंग्रेजी में थी, हाँ हाँ लेकिन ऐसे भी हमने देखे हैं किरदार कि जिन्होंने हिंदी की सेवा, मुंशी प्रेमचंद को तो आज भी हम कभी भूल ही नहीं सकते। कोई हिंदुस्तान में बच्चा बड़ा नहीं हो सकता अगर वो मुंशी प्रेमचंद को ना पढ़े तो। जी तो एक तरफ वो दौर था, और आज 140 करोड़ की करीब करीब आबादी है, तो संसार भर की ये विश्व भाषा बन चुकी है, चौथे 5वें नंबर जी। की भाषा बन चुकी है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी जानते, समझते, बोलते या लिखते हैं। जी लेकिन दूसरी तरफ मेरी तकलीफ और मेरी जो वेदना है वो अलग है। हम लोगों ने हिंदी का बाजार तो विकसित किया है, कारोबार विकसित किया है, लेकिन हिंदी का जो संस्कार है वो सिकुड़ गया है। क्या बात। संस्कार सिकुड़ने की जब मैं बात करता हूं तो देखिए, हिंदी क्या है? मेरी नज़र में हिंदी एक गंगा है, और गंगा, उस गंगा में बहुत सारी उपगंगाएं मिलती हैं जो क्षेत्रीय नदियां जैसे मिलती हैं। उसमें ब्रज है, उसमें भोजपुरी है, उसमें अवधी है, मालवी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, बुंदेलखंडी है, कितनी भाषाएं हैं, आदिवासी बोलियां हैं तमाम, उर्दू है। इन सब ने मिलकर के हिंदी को बनाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो माहौल है उसमें ये उपगंगाएं सूखने लगी हैं, और सूखने से हुआ ये है कि हम बहुत सारे स्तरों पर पाते हैं कि नई जनरेशन्स के साथ शब्दों का जो भंडार है, उनके दिमागों में जो बैंक है, बैंक ऑफ वर्ड्स, वो कम हो गया है। और वो कम हो गया है तो क्या फिर मैं ये मानूं कि शायद यह वजह थी कि आपने शब्द सितारे जैसी पुस्तक लिखने के बारे में सोचा कि नहीं, नई पीढ़ी को, क्योंकि ये जिस श्रृंखला से प्रकाशित हुई है, यह पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने प्रकाशित किया है, जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट कहते हैं। मूल्य 325 रुपये है। तरुण भारती जो श्रृंखला है उसके तहत यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। तरुण भारती का उद्देश्य यह है कि आप जो युवा हैं, जो तरुण हैं, वह उन लोगों के बारे में जान सकें जिनसे हमको शब्द मिले, हमको वाणी मिली, हमको संवेदना मिली, हमको सोचने समझने की शक्ति मिली। मैं शुरुआत करता हूँ, वृंदावन लाल वर्मा जी को आपने बेजोड़ कथा शिल्पी और मैथिली शरण गुप्त जी को रखा है। ये दो अलग दौर के रचनाकार हैं। फिर आपने रेणु जी और दिनकर जी को एक साथ रखा है जी। इसी तरह से आपने माखन लाल चतुर्वेदी जी और दुष्यंत कुमार जी को रखा है जी। फिर खुशवंत सिंह जी को, अमृता प्रीतम जी को उसी रूप में रखा है, और फिर आप राजेंद्र माथुर जी और बाबा बुल्के, आपने फादर कामिल बुल्के को लिखा है। बाबा बुल्के लिखने से ही यह पता चलता है कि आपने फादर कामिल बुल्के की रूह को किस तरह से समझा है। मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बुल्के पर ही बात करना चाहिए हमको, ताकि हमारी इस पीढ़ी को यह पता चले कि हिंदी को, जिस हिंदी को वह शायद अपने स्तर का नहीं समझती है, या जिस संस्कार की बात कर रहे हैं राजेश बादल जी की, हिंदी का वह संस्कार हम में विकसित नहीं हो रहा है युवा पीढ़ी में। किस तरह से फादर कामिल बुल्के ने हिंदी को अपनाया और उसे समृद्ध किया, मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में। देखिए, आपको ये बात तो मानना होगा कि हिंदी का जो विकास हुआ है और आज हिंदी हमारे सामने जहाँ प्रस्तुत है, जो हमारे समाज में है, उस हिंदी के योगदान में गैर हिंदी भाषी लोगों का योगदान बहुत है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा भी हिंदी नहीं थी, उर्दू थी। तो इसी तरह से जब आप फादर कामिल बुल्के की बात करते हैं, बाबा बुल्के की बात करते हैं, जो अपने आप को फादर नहीं कहलाना पसंद करते थे, वो अपने आप को बाबा बुल्के कहलाना पसंद करते थे। तो वो बेल्जियम में रहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। लेकिन देखिए कि जो बात कही जाती है, जो अल्लामा इकबाल ने भी बात कही है, और इस मुल्क के कण कण में राम जिस तरह से धड़कते हैं, तो राम इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक धार्मिक प्रतीक नहीं है,
वो इस देश की एक आस्था और एक लोकतांत्रिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हैं। तो बाबा बुल्के ने एक रामचरितमानस का उस समय जो डच या फ्रेंच में अनुवाद हुआ था, आज से देखिए 125 साल पहले, उसमें एक चौपाई आती है और उस चौपाई का अर्थ ये है कि उस पिता का गर्व से सीना क्यों ना चौड़ा हो जो अपने बेटे की तारीफ समाज से सुने। तो फादर कामिल बुल्के को हिला दिया गया, ये कैसा, ऐसा भी कोई समाज है, क्योंकि वो तो यूरोप के कल्चर में पले बढ़े थे। तो उन्होंने पता लगाया कि किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, हम उस देश में जाएंगे। ठीक है, कैसे जाएं? उस समय मिशनरीज काफी धार्मिक प्रचार के लिए अपने लोगों को भेजती थी। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया। बड़े सख्त नियम थे, आप शादी नहीं करेंगे, आप जाएंगे तो घर नहीं लौटेंगे, अपने घर वालों से कभी संपर्क नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, इतने कठिन नियम थे जी। और उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी जी। और जो ये सोच रहा था कि मैं अपनी एक सुंदर सी लड़की से, जिसको मैं चाहता था, उससे शादी करूं और अपने घर बसाऊं, लेकिन इस चौपाई ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वो हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान आके वो पहुंचते हैं इलाहाबाद, वो रांची पहुंचते हैं पहले। रांची में उनको मिशनरी ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उनके मन में तो वो चौपाई लगी हुई थी। तो वो रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। उसके लिए वो आदमी हिंदी सीखता है, उसके लिए वो आदमी संस्कृत सीखता है। वो पता लगता है कि रामकथा तो इतना विराट अद्भुत सा संग्रह है। और उसके बाद इलाहाबाद में उस समय प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा HOD हुआ करते थे, विभागाध्यक्ष। तब वो वहाँ पे MA करते हैं, MA के बाद रामकथा पर PhD करते हैं। और उसके बाद वो हमको एक ऐसा बड़ा खजाना देते हैं जिससे हम हिंदी के लोग कभी कर्ज से उसके उड़ नहीं हो पाएंगे। तो ये संक्षेप में बाबा बुल्के की कहानी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पुस्तक के बारे में जो मेरी अपनी समझ थी, मैंने अपनी समझ से कहा कि आपका उद्देश्य, वाकई आपने क्या सोचकर यह पुस्तक लिखी कि भाई हिंदी समाज की इन महानुभावों के बारे में, इनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को लोगों के सामने लाया जाए। एक सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि ऐसे दौर में जब लोग राजनीतिज्ञों के बारे में लिख रहे हैं, आपका पूरा जीवन जो है मीडिया जगत में जुड़ा रहा और आपके पास बहुत सारे विषय, आपने एक ऐसा विषय जो अछूता है क्षेत्र, उसको क्यों चुना आपने? देखिए, मुझे एक तो ये कि ये इनकी सबकी रचनाएं मैंने आपको बताया कि पढ़ी हुई थी। दूसरी चीज़ मुझे ये हमेशा परेशान करती रही है कि मैं राजेश बादल लेखक तो बनना चाहता हूँ प्रेमचंद की तरह, मैं गाना गाना चाहता हूँ जगजीत सिंह की तरह या मोहम्मद रफ़ी की तरह, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रेमचंद की अपनी ज़िंदगी कैसी थी। क्योंकि अचानक प्रेमचंद के हाथों में कोई प्रतिभा का अचानक कोई पौधा नहीं खड़ा हो जाता है, लग जाए और वो उसको प्रेमचंद बना दे। रातों रात कोई प्रेमचंद नहीं बनता, रातों रात कोई मैथिली शरण गुप्त नहीं बनता, रातों रात कोई वृंदावन लाल वर्मा या दुष्यंत कुमार नहीं या राजेंद्र माथुर नहीं बनता। तो मैं चाहता था कि उसको तो जानूं कि कौन सी वो स्थितियां होती हैं जो राजेंद्र माथुर को राजेंद्र माथुर बनाती हैं, रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर बनाती हैं। और जब आप उस लोक में सैर करते हैं तब पता लगता है कि उनके जीवन का संघर्ष क्या था। हम लोग अपने संघर्ष को पहाड़ जैसा समझते हैं, अपनी तकलीफ़ों को हम पहाड़ जैसा समझते हैं, लेकिन उनके संघर्षों को और उस दौर को देखें तो फिर मैंने ये सोचा कि फिर नए नौजवान को, युवकों को कम से कम इन संघर्षों के बारे में जानना चाहिए, जो लेखक तो बनना चाहते हैं, जो अपनी अपनी जगह पर ज़िंदगी में कहीं शिखर पर जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि संसार में जो बड़े लोग हुए हैं वो उन्होंने कैसे संघर्ष का सामना किया है। मैं इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि आप हमारे महान लेखकों की या महान मीडिया जगत से, राजेंद्र माथुर साहब तो पत्रकारिता जगत की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। इन लोगों के जीवन को जब आप पढ़ रहे थे और रच रहे थे तो इनका जो जीवन संघर्ष है उसमें किसी ऐसे लेखक का, जैसे जिनका जिक्र आपने किया है, किसी एक के जीवन की कोई ऐसी घटना जो हमारे दर्शकों को ये पता चले कि इस स्थिति से यह व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा और इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जिस
व्यवसाय में थे, जिस पठन पाठन के क्षेत्र में थे, जिस लेखन की दुनिया में थे, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसमें रमे रहे और वह मुकाम पाया कि आज उनकी किताबें तो हम पढ़ते ही हैं, उन पर लिखी हुई पुस्तक भी पढ़ी जानी चाहिए, बार बार पढ़ी जानी चाहिए। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी। दिनकर जी की रचनाओं से लेकर रेणु जी, आप लोग चूँकि साहित्य तक के श्रोता और दर्शक हैं, आप सभी को पता है कि जिन लोगों का हमने जिक्र किया उन लोगों ने क्या कुछ रचा है। इस पुस्तक की हालांकि एक खासियत और भी है कि इस पुस्तक में सबसे पहला पृष्ठ जो है वह जब अध्याय की बात होती है तो राजेश बादल जी ने सबसे पहले उनकी कृतियों की बात की, नाम के साथ सीधे कृति लिख दी है कि ये इनकी कृतियां हैं, क्या कितने उपन्यास थे, क्या था, और उसके बाद शुरू किया है उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि उस संघर्ष यात्रा के बारे में किसी एक का अगर आपको याद हो तो। नहीं, करीब करीब सभी के संघर्ष याद हैं, क्योंकि मैंने खुद उनसे प्रेरणा ली है। सबसे पहले मुझे तो वृंदावन लाल वर्मा जी की याद आती है, जिनको हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखने वाले, प्रामाणिक तौर पर लिखने वाले वो पहले व्यक्ति थी। उनकी दादी, उनके दादा जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई की फौज में थे, तो रानी लक्ष्मीबाई पर उन्होंने पहला ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था। लेकिन जब संघर्षों की आप बात करते हैं तो मैं बताऊं आपको कि वृंदावन लाल जी वर्मा के चाचा जी का निधन हो गया, और उनके बाद परिवार में और भी कुछ मुसीबतें आईं, और समझिए कि घर चलाना मुश्किल हो गया। पिताजी बुजुर्ग हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, और उनके ऊपर बोझ आ पड़ा। तो वो चाहते थे कि अब इसने लॉ कर लिया है, ये जल्दी से जल्दी नौकरी कर ले, और ताकि घर में मुझे मदद मिल जाए और मैं थोड़ा सा बुढ़ापे में ठीक से काम आराम कर सकूं। तो उन्होंने क्या, उस ज़माने में ये था कि उर्दू जो कि कामकाज की भाषा थी, और इन्होंने इनके पिताजी के कुछ संपर्क थे कचहरी में, तो इन्होंने क्या किया कि वो कहा कि भाई उर्दू अगर किसी को नहीं आती है तो कोई अपना उर्दू रख भी सकता है किसी को। तो 9 रुपये महीने पर इनको कचहरी में नौकरी मिली वृंदावन लाल वर्मा को। 9 रुपये महीने में फिर इनको, इनके पिताजी ने कहा कि 2-3 रुपये, 3 रुपये महीने पर एक उर्दू जानने वाले अर्जी नवीस को रख देते हैं, तो तुम्हारा काम उर्दू में तर्जुमा करके जो भी है वो कर दिया करेगा। जी। मान गए। 1 महीना पूरा हुआ, और उस जो इन्होंने रखा था जिसको, एक दिन बुलाया कि भाई 1 महीना पूरा होने वाला है, आप अपने 3 रुपये महीने की जो सैलरी है वो ले जाओ। जी। तो वो आया, ये उसको सैलरी देते उससे पहले उसने 27 रुपये इनके हाथ में रख दिए। जी। तो वृंदावन लाल वर्मा ने कहा कि मैं तो तुमको पैसा देने वाला था, ये 27 रुपये मेरे हाथ में कैसे आए? तो उसने कहा कि जी ऐसा है कि 9 रुपये तो आपके पास सैलरी के आ गए हैं, ये 27 रुपये घूस के हैं, रिश्वत के हैं, जो ऊपर की इनकम होती है कचहरी में। तो वृंदावन लाल वर्मा को तो काटो तो खून नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार करना ही नहीं चाहता हूं, ये तो मेरे खून में नहीं है, और मैं एकदम, उन्होंने तो तमतमा गए, पिताजी के पास गए, ये क्या है, मैं तो ये लेना भी नहीं चाहता, और 27 रुपये मुझे तो घूस के, मतलब मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। पिताजी ने कहा कि अब चलो एक काम करो, आप दूसरी नौकरी देखते हैं, तुम उसको छोड़ दो। सब छोड़ दी नौकरी। देखिए, करप्शन के आधार पे आज हम शादी ब्याह में ये तय करते हैं, देखने जाते हैं कि अगर अच्छा कोई लड़का शादी के लिए जाते हैं, शिक्षक है, तो उसको सूखा सूखा वेतन मिलता है। जी। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा, कोई नौजवान ऐसा है जिस डिपार्टमेंट में काफ़ी घूस का लेन देन होता है, तो हम शायद अपने परिवार के लोगों की या बेटियों बहनों की शादी वहाँ ज़्यादा करना पसंद करते हैं। जी। तो इन्होंने दूसरी नौकरी की, और दूसरी इनको मिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जी। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनकी ड्यूटी थी 8 घंटे की। तो ये क्या करते थे कि 8 घंटे का काम 2 घंटे 3 घंटे में निपटा लेते थे, जो इनको सौंपा जाता था। और उसके बाद फिर दिन भर अपना बैठ के उपन्यास पढ़ते थे या लिखते थे। उस समय स्याही और कलम, वो होल्डर होता था, उससे लिखते थे और घर चले जाते थे। 10 दिन जब हो गए तो एक दिन बड़े बाबू ने, मतलब हेड क्लर्क ने बुलाया कि वृंदावन लाल जी, तो गलत बात है। क्या गलत बात है? आप बहुत करप्शन कर रहे हैं।
करप्शन कर रहे हैं, चौंक गए हो। अरे करप्शन के कारण तो मैं एक नौकरी छोड़ के आया हूं कि मैं करप्शन नहीं करना चाहता। आप तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बताता हूं, आपकी नौकरी कितने घंटे की है? उन्होंने कहा 8 घंटे की। तो आप अब इस दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में बैठ के कितने घंटे काम करते हैं? तो बोले ये आप 8 घंटे का जो काम देते हैं मैं 4 घंटे में कर लेता हूं। तो बोले 4 घंटे का भ्रष्टाचार करते हैं आप अपना उपन्यास पढ़ते हैं, आप अपने कहानियां लिखते हैं, सरकारी पेन का, सरकारी कागज का, सरकारी दवात का, स्याही का आप मिसयूज करते हैं। करप्शन नहीं तो क्या है? सोचिए उस समय, सोचिए ये दौर। नैतिकता का क्या स्तर था। वृंदावन लाल जी घबरा गए कि बात तो बिल्कुल सही है, जो हेड क्लर्क कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं, कल से मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। तो 10 दिन तक उन्होंने 8 घंटे खड़े खड़े होकर काम किया, बैठे नहीं, और पूरे 8 घंटे काम किया। तो ये एक ऐसा है जो मुझे झंझोड़ देता है अंदर तक कि एक दौर ऐसा भी था जब हमारे संघर्ष में घर का खर्च नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ईमानदारी से काम करूंगा। नैतिकता का यह स्तर था, ईमानदारी का ये स्तर था। मैं चूंकि बाकी लोगों की बातें लगभग सभी लोगों को पता होगी, थोड़ा बहुत मैं जानना चाहता हूं कि राजेंद्र माथुर जी के साथ आपने काम किया है और आपने उनका भी उल्लेख यहाँ पर किया है। आज के समय में यह साहित्य माना जा रहा है कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों अलग अलग विधाएं हैं। जिस पीढ़ी में राजेंद्र माथुर जी थे और जिस पीढ़ी में आप लोग हैं, हम लोग हैं, ये दोनों कितना अलग और कितना एक थी। राजेंद्र माथुर जी के साथ काम करते हुए आपको क्या महसूस हुआ? उनसे जुड़े कुछ संस्मरण हमारे दर्शकों, क्योंकि हिंदी दिवस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनको दोनों क्षेत्र के बारे में पता चलना चाहिए कि साहित्य में किस तरह से नैतिकता का आदर्श था और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भाषा को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर किस तरह के नायक थे जिनसे हम आज यहां तक पहुंचे हैं। देखिए, राजेंद्र माथुर को मैं इस सदी का, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा हिंदी संपादक मानता हूँ। और ऐसा मानने का मेरे पास आधार है कि जो हिंदी उन्होंने लिखी है आधुनिक, वो एक परंपरागत हिंदी को एक आधुनिक हिंदी के वाले हिंदुस्तान में ले जाती है। और दूसरी चीज़, कम लोग ये जानते हैं कि राजेंद्र माथुर हिंदी साहित्य के नहीं थे जी। वो अंग्रेजी में उन्होंने स्नातकोत्तर किया था और उनकी अंग्रेजी जो थी वो हिंदी से अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वो हिंदी की सेवा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने हिंदी में पत्रकारिता करने का फैसला किया। और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ। मुझे अपने आप पर बड़ा फख्र होता है कई बार कि 1978 के आसपास, 77 के आसपास मैं उनके संपर्क में आया जब देश में आम चुनाव हुए। उन्होंने न जाने कहाँ से एक मुझ जैसे एक देहाती और कस्बाई पत्रकार को, और एकदम ज़िला स्तर के बहुत ही लोकल जैसे होते हैं स्ट्रिंगर टाइप, तो उनका कहाँ से उनको किसने पता लगाया। और फिर उस समय तार आते थे, तो जब 77 के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम भेजा और कुछ आर्टिकल या इलेक्शन एनालिसिस वगैरह मांगा। वहाँ से मेरा रिश्ता बना और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 77 से लेकर 80 तक लगातार लिखवाया। 80 से 85 तक फिर उन्होंने अपने 80 में मुझे नई दुनिया में सह संपादक के तौर पर रखा और उसके बाद वो 85 में मुझे जयपुर ले गए जहाँ नवभारत टाइम्स का संस्करण हमने शुरू किया। मैं वहाँ मुख्य उप संपादक था। और उसके बाद 9 अप्रैल 1991 को राजेंद्र माथुर अपने उस सफ़र पे चले गए जहाँ से लौट के कोई नहीं आता, और 4 अप्रैल तक मैं उनके लगातार संपर्क में था। तो मैं कह सकता हूँ कि हिंदी साहित्य को उनका इतना बड़ा योगदान है कि हम उसको कभी उससे उड़ नहीं हो पाएंगे। जो प्रयोग वाली भाषा उन्होंने दी, और देखिए उनका अध्ययन इतना विराट था। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनकी उस समय लिखी गई टिप्पणियां पढ़िए और उनके संपादकीय पढ़िए तो आपको लगता है कि
आज भी वो आपका वही ज्ञान वही वर्धन वही करते वही वही घट रहा है जी। अभी। जो उनकी दूरदर्शिता थी, जो लोग जी। हमारी नई पीढ़ी के लोगों को वह संपादकीय पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन जो लोग पढ़ते रहे हैं, आज भी अगर आप कहीं ढूंढ कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तीसरी दुनिया की बात वो कर रहे थे, अमेरिका और सोवियत रूस के बारे में, जो उस समय सोवियत संघ था, के बारे में जो चीज़ें लिख रहे थे, वो आज भी उसी रूप में है। कहीं भी विश्व व्यवस्था तमाम बदलावों के बीच भी उसी तरह से है, उसी तरह से शक्ति का बिल्कुल। प्रदर्शन हो रहा है, उसी तरह से हथियारों की होड़ हो रही है, और उसी तरह से जो तीसरी दुनिया के संघर्षरत देश हैं या विकासशील देश हैं, उनमें जो जनता का मुद्दा है वह उसी तरह से संघर्षरत है अभी भी अपना हक और अधिकार पाने को। मैं इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको, और इस पुस्तक की रचनाओं के बारे में, जिन लोगों के जीवन से समूचा साहित्य जगत और हमारी हिंदी समृद्ध हुई है, उसे हमारी बातचीत से आप नहीं जान सकते। किताबों पर आधारित इस कार्यक्रम और शब्दरथी कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप पुस्तकों को खरीदें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दें और अपने समय के रचनाकारों के बारे में जान सकें। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि शब्द सितारे पुस्तक पढ़कर आप किसी भी रूप में बेजोड़ कथा शिल्पी वृंदावन लाल वर्मा जी के अध्याय का नाम है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी को आपने क्रांति दूत कहा है। हमारे पास समय कम है, वरना मैं इन शीर्षकों के बारे में भी बात करता। क्रांति दूत क्यों कहा आपने? ओजस्वी रचनाकार सभी लोग जानते हैं, प्यार का झरना, अमृता प्रीतम को जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनकी जो दीवानगी है। आप लोग भी ये जानते हैं कि साहिर लुधियानवी के प्रति उनका क्या प्रेम है, लेकिन अमृता प्रीतम केवल साहिर लुधियानवी के प्रेम तक सीमित नहीं थी, उनका रचना संसार बहुत विराट था। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात की, हिंदी गजल का राजकुमार दुष्यंत कुमार, लेखक और घुमक्कड़ खुशवंत सिंह के बारे में, कलम का महानायक, सदी का संपादक, जैसा कि बादल जी ने कहा, राजेंद्र माथुर जी, और हिंदी का बेटा बाबा बुल्के। इन लोगों के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर खरीद कर पढ़ें। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इसको प्रकाशित किया है। बहुत बहुत हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और ऐसी पुस्तकें सजते रहें, हमारे साथ आते रहें। आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा जी लगा। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस पर आपने हमारे हिंदी की इन मनीषियों को याद किया, और हम चाहेंगे कि हमारे नए जो लोग हैं, नौजवान जो हैं, ख़ास तौर पर इन हिंदी के महारथियों के बारे में जानें। नमस्कार।